बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, एमडी कैट केमिस्ट्री और उसमें हमारा यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये यूनिट 14 है। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स को डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम अल्कीन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो अल्कीन्स हमें दिया गया है वो इथीन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, जिसको हम एथिलीन भी कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4। इथीन को और इथीन की केमिस्ट्री, इसको हम इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास पहले आ गया शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इसकी शेप क्या है? शेप के लिए ना ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड C, और फिर आपके पास हाइड्रोजन, हियर वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन हैं। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इथीन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इसमें इथीन मॉलिक्यूल में मैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज द पाई बॉन्ड। ये मेरे पास एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि इथीन में ये वाला जो है बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन और फिर ये कार्बन, ये वाला कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इसका जो एंगल है ये 121.5 डिग्री है। और इस तरह ये भी 121.5। इसके बरक्स ये वाला जो एंगल है, ये हाइड्रोजन कार्बन और फिर हाइड्रोजन, ये रफली 117 डिग्री है। आप ना इसको राउंड ऑफ करो तो ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। और आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो 120 डिग्री ही, और वो आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर ही बनाता है। इस तरह ना यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो एक तो मेरे पास यहां ना मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन गई, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन गई, और बिल्कुल इसी तरह ये ट्रायंगल बन गई। ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स यहां बनती हैं। ये मेरे पास इसमें कार्बन कार्बन, ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ जो है ये 134 पिकोमीटर, या जिसको आप 1.34 एंगस्ट्रम कहते हैं। और ये कार्बन टू हाइड्रोजन ये 1.09 के करीब होती है। ये चीजें आपने, ये आसान सी बातें हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि इथीन का ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन, ये मैं सिग्मा बॉन्ड तो लगा देता हूं ना, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। ये अब आपको ये भी पता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बने ये sp2 एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने। इस तरह इसका भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, और साथ इधर हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन अपना s, ये भी आपको आना चाहिए। अब ना यानी कौन सा सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल्स की, ये s को मैं इधर लगाता हूं, कौन सा ये s में इसलिए इधर लगा रहा हूं कि s का मतलब ये s हाइड्रोजन का है और sp2 कार्बन का है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये sp2 ओवरलैपिंग से बना, और बाकी चारों जो है सिग्मा बॉन्ड वो s और sp2 ओवरलैपिंग से बने। और एक और चीज, ये जो कार्बन है इसके पास अपना अनहाइब्रिडाइज्ड ये 2pz है, अनहाइब्रिडाइज्ड, जो कि इसका वो जो आपके पास सिग्मा फ्रेमवर्क है ना, जो कोप्लेनर है। ये तमाम सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में कोप्लेनर है, और ये जो ऑर्बिटल्स है 2pz ये उस कोप्लेनर सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर है। अब ये इधर से ओवरलैप किया, पैरेलल ओवरलैपिंग, ये इधर से ओवरलैप किया, पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड में ओवरलैपिंग, जिसके नतीजे में ये एक पाई बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ। इसका मतलब है कि ये जो एथिलीन है, जो इथीन है, इसमें पाई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पाई सिस्टम। और जिस मॉलिक्यूल में पाई सिस्टम एग्जिस्ट करे दैट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है
ethene alkene, due to having the pi bond, they behaves as nucleophile, just like that of benzene. बेंजीन भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। और वो क्या, अगर आप ये कहें कि अल्कीन में कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, ये बात आप पूछ दिया जाता है कि बताएं कि अल्कीन में कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है अल्कीन में। तो अल्कीन में बेटा जी 3 किस्म के आइसोमेरिज्म जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। अल्कीन में हम ऑब्जर्व करते हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन स्केलेटन या न्यूक्लियर जिसे हम कहते हैं। इसमें हम पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इसमें हम सिस ट्रांस जिसे मैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों किस्म के आइसोमेरिज्म इनमें पाए जाते हैं। एक और बात, ये तो मैंने अल्कीन्स की बात की ना कि अल्कीन्स की बात की ना कि अल्कीन्स में कौन कौन से। अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो बेटा जी अल्केन्स में 2 तरह के आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, एक चेन आइसोमेरिज्म और एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक और बात पे आओ, ये जो हम कहते हैं ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैं लफ्ज डबल बॉन्ड को डिस्कस कर रहा हूं। डबल बॉन्ड, ये जो अल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है ना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड 4 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डबल बॉन्ड है, दिस वन इज द, पहली बात, दिस वन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरा, दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। जानते हैं ना डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, तो दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। नंबर 3, दिस वन इज द रिएक्शन साइट। रिएक्शन साइट, अल्कीन में वो कौन सी मॉलिक्यूल का वो कौन सा हिस्सा है जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड। और तीसरा, दिस डबल बॉन्ड influence the geometry of molecule। ये 4 बातें इस डबल बॉन्ड के बारे में, 4 बातें। अच्छा, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे, एक और भी याद ज़हन में रखना, अल्कीन मुख्तलिफ किस्म के हैं, मोनोइन, डाइन, ट्राइन। अगर किसी अल्कीन में एक डबल बॉन्ड पाया जाए तो हम उस अल्कीन को कहते हैं मोनोइन। मोनोइन, हैविंग 1 डबल बॉन्ड, जस्ट लाइक दिस वन, इट हैज 1 डबल बॉन्ड, दिस वन इज मोनोइन। इस जनरल फार्मूला इज CnH2n। एक होता है डाइन। डाइन वो अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाए, 2, और उनका जनरल फार्मूला CnH2n-2। इस तरह ट्राइन जिसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते, वो तो बात आगे जितनी मर्जी आप फैलाते थे। स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ता हूं, इसके साथ जो दूसरी चीज आगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की स्टेबिलिटी, मैं इसको एक और अंदाज में भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, मैं आपको ना अक्सर ये बताता रहता हूं, एक चीज यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। और वो लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ नेचर, ऐसी जो बातें मैं लिखवाता हूं ना आपको, इसको आप ये ना मेरा सारा लेक्चर आप मेरे साथ इसको सारे को नोट किया करो, अपने नोट्स डेवलप करो, अपने शॉर्टकट डेवलप करो। ये जो आप अपने नोट्स डेवलप करेंगे ये आपको हेल्प आउट करेंगे, इसके बगैर आपका एमडीकैट क्लियर नहीं हो सकता। नोट्स डेवलप करो। लास्ट डेज में टेस्ट के बिल्कुल क्लोज जब आप पहुंचेंगे, उस वक्त तमाम बुक्स को दोबारा खोल के उसको पढ़ना नहीं शुरू कर सकते। आपने यही लेक्चर के दौरान जो आपने नोट्स एस्टेब्लिश किए हैं, जो डेवलप किए हैं, यही इनको सामने रख के आप इनको, तो मैं ये हर लेक्चर में आपसे कहता हूं। अब ना एक बुनियादी सा क्या है, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी चीजें आपसे शेयर की। मैं ना अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करूंगा। बेटा जी, अल्कीन को जो स्टेबिलिटी है, मैं आपको 3 हेडिंग समझाता हूं, 3 बातें समझाता हूं, उसको जरा आपने देखना। पहली बात, नंबर 1 पे मैं कहूंगा डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत अहम बात है, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ना आपने ज़हन में क्या रखना है कि मेरे पास ना ये कार्बन है, ये मैं ना 2 3 लिख देता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, इसके बारे में लिख देता हूं, और ये लगा दिए, मैंने ये लगा दिया सी डबल बॉन्ड सी, और मैं एक और लगा देता हूं सी डबल बॉन्ड सी। ये मैंने ये ना 5 दफा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख दिया। अब इधर मैं ना हाइड्रोजन लगाता हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बन गया इथीन, इथीन। इधर मैं ना 3 हाइड्रोजन लगाता हूं, एक जगह छोड़ता हूं, इधर मैं 2 हाइड्रोजन लगाता हूं, एक जगह छोड़ता हूं, इधर मैं 1 हाइड्रोजन लगाता हूं, और इधर मेरे पास जो है मैं कोई हाइड्रोजन नहीं लगाता। अब देखो जरा, इधर सारे, इधर 1 आ गया, इधर मैं 2 लगा देता हूं। ये R क्या है? R इज द अल्काइल ग्रुप, R इज द सब्स्टिट्यूएंट। इधर मैंने 3 लगा दिए, और इधर मैंने चारों के चारों लगा दिए। मैं R को क्या कह रहा हूं? मैं R को कहता हूं दिस वन इज द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें इथीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, देयर इज नो R, देयर इज नो अल्काइल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, इसे हम क्या कहेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसमें 3 आ गए, क्या कहेंगे? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसमें 4 आ गए, क्या कहेंगे? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब आप यूं जा रहे हैं ना, आप जब मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ रही है। इसका स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी से ताल्लुक है एक सेंटेंस, जितनी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, द हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज हाईली स्टेबल। हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। इसका मतलब हुआ, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है टेट्रा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और सबसे कम, ये तो मैंने आपको जो ऑर्डर बताया ना, ये स्टेबिलिटी का है। हाईली स्टेबल, ली स्टेबल, अमंग अल्कीन इथीन इज द लीस्ट स्टेबल। मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, रिएक्टिविटी। इन पांचों में हाईली रिएक्टिव कौन है? जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये जो मैंने बात की है ना, ये बात ना सिर्फ अल्कीन पे लागू होती है, मेरी इसी बात को जो मैंने की है, यही बात आप अल्कीन के साथ साथ आप फ्री रेडिकल पे बात कर लो, आप कार्बोकैटाइन पे बात कर लो, कार्बोकैटाइंस, उसमें भी सेम है। जितना फ्री रेडिकल कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। दूसरा हेडिंग, ये पहला था, नंबर 2। दूसरा है स्टीरियो केमिस्ट्री। ये दूसरी बात, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री जिसमें हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, स्टीरियो के, इस पे आ जाओ। स्टीरियो केमिस्ट्री में मेरे पास 2 किस्म की अल्कीन से वास्ता पड़ता है। एक है मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, एंड आई हैव सी डबल बॉन्ड सी। ये 2 किस्म की। इसमें अगर आप देखोगे बेटा जी, अगर मैं R इधर लिखूं, R इधर लिखूं, इधर भी, और फिर मैं R सेम साइड पे ले जाता हूं, R मीन सब्स्टिट्यूएंट, R मीन सब्स्टिट्यूएंट, R मीन अल्काइल ग्रुप, और इधर मैं ना हाइड्रोजन लेता हूं, इधर मैं हाइड्रोजन लेता हूं। अब इस पे ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, ये पढ़ा हुआ है आपने, इस पे ज्यादा नहीं टाइम लगा। अगर ये अपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो इसे हम कहते हैं ट्रांस अल्कीन। अगर वो एक ही साइड पे चले गए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस। जब मैं आपको ना ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस का कंपैरिजन समझा रहा था ना, वहां पे मैंने बात की थी कि ये जो सिस होता है उसमें अल्काइल ग्रुप एक तरफ होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप होते हैं, बल्की। ये एक साइड पे होने की वजह से इनके दरमियान रिपल्शन होती है,
उस रिपल्शन को मैंने एक नाम दिया था, मैंने उस रिपल्शन को नाम दिया था स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन। और इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से यह मॉलिक्यूल अंदर से अनस्टेबल है। और इधर आप देखेंगे ये अल्काइल ग्रुप इधर है, ये अल्काइल ग्रुप इधर है, दोनों ऑपोजिट, और इनमें जो स्टेरिक रिपल्शन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल ये ज्यादा स्टेबल है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जो ट्रांस अल्कीन है दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। तो इसमें हमारे पास ये बनेगा, ये मैं इसको इस तरह लगाऊंगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना ट्रेंड, ये जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ट्रांस अल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन, ये बात से रखिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। और अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो सिस अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, उलट आपने जा। नेक्स्ट नंबर 3 पे तीसरा जो मेरे पास हेडिंग है ना, उसे मैं कहूंगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, ये तीसरा मेरे पास हेडिंग है। बेटा जी जरा गौर से मेरी बात को सुनना है, तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। कॉन्जुगेशन में मैं कहूंगा कि मेरे पास ना पहले नंबर 1 पे मेरे पास है कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, फिर मेरे पास है आइसोलेटेड अल्कीन्स, फिर मेरे पास है CUMULATED कम्युलेटेड अल्कीन्स। तीन किस्म के अल्कीन्स, इनकी मैं रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने जा रहा हूं। कॉन्जुगेटेड अल्कीन देखना, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, एंड ये CH3, CH2, CH, ये भी CH, ये भी CH, और ये मेरे पास बना, ये बना जी 1 2 3 4 5, ये 1 और 3, ये नाम इसका क्या बना 1,3 पेंटा डाइईन। अब नेक्स्ट ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, कैसे है अभी हम देख सकते हैं। आइसोलेटेड CH3 CH2, बल्कि इसको CH2 करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 और डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी मैंने पेंटेन लिया। 1 2 3 4 5, तो 1 4, 1 पे डबल बॉन्ड, 4 पे डबल बॉन्ड, 1 4 पेंटा डाइईन, इसको आइसोलेटेड कहते हैं। क्यों अभी देखते हैं। कम्युलेटेड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, 1 2, आगे वो 5 ही है ना कार्बन, तो 1 2 पेंटा डाइईन, ये आ गया 1 2 पेंटा डाइईन। अच्छा ये मैंने 3 आपके सामने अल्कीन बनाए, और ये तीनों के तीनों अल्कीन हैं डाइईन, जिनमें 2 डबल बॉन्ड है। क्या कॉन्जुगेटेड, व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड। डबल सिंगल डबल सिंगल, जब डबल और सिंगल बॉन्ड, जब ये डबल और डबल बॉन्ड सिंगल को अल्टरनेट कर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, जहां पे कॉन्जुगेशन होगी, वेयर देयर इज कॉन्जुगेशन देयर इज स्टेबिलिटी, जहां कॉन्जुगेशन होगी वहां पे स्टेबिलिटी होगी, याद रखना ये। वेयर देयर इज कॉन्जुगेशन देयर इज स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेशन जहां पे, तो यहां पे कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का मतलब है कि दीज आर स्टेबल। अब इसमें देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, देयर इज नो अल्टरनेशन, कोई नहीं है, इसका मतलब है ये इधर है ये इधर है। सच अल्कीन आर कॉल्ड आइसोलेटेड। कम्युलेटेड डबल डबल, डबल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, when the double bonds are adjacent to each other such an alkene is called commutated। ये तीनों, अब इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कॉन्जुगेटेड आर हाईली स्टेबल, उसके बाद ये, और ये तो बहुत अनस्टेबल है, इनके एग्जिस्टेंस ना होने के बराबर। स्टूडेंट ये 3 फैक्टर थे जो हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में बताते हैं। रिएक्टिविटी, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर जरा सुनना, ये देखिएगा, दिस वन इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इसमें अल्कीन ग्रेटर देन अल्काइन, ग्रेटर देन बेंजीन, ग्रेटर देन अल्कीन। और दूसरा
द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑर्डर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस केस में अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स देन बेंजीन देन अल्कीन। दोनों केसेस में बेंजीन और अल्कीन वो तो लास्ट पे है ना, द लीस्ट रिएक्टिव अमंग दीज इज द अल्कीन। ये जो मैं आपके पास ऑर्डर बता रहा हूं ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा तो फिर अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है। इन बातों को आपने ज़हन में रखना है। अब हम ना प्रेपरेशन ऑफ इथीन की तरफ आते हैं। दो हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है वो एमडीकैट में शामिल है। एक है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आए, आप इसके पहले मानी देखें, डी मीन रिमूवल और हाइड्रो यहां से हाइड्रो से मुराद है वाटर, और एशन जब भी आता है ना तो एशन का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस। तो क्या मतलब, तो डिहाइड्रेशन का मानी क्या बना, डिहाइड्रेशन का मानी बना रिमूवल ऑफ वाटर। किससे, अल्कोहल से। तो वो कहते हैं कि जब आप अल्कोहल से वाटर को रिमूव करवाते, -H2 मीन रिमूवल ऑफ वाटर, तो आपके पास अल्कीन बनता है। ये बात याद रखनी है। और मैं कुछ देर के बाद मैं कहूंगा अगर आप अल्कीन को वाटर दे दें तो वो अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल से वाटर निकालें अल्कीन को वाटर दे दें अल्कोहल। ये बातें ध्यान में रखनी। अब मेरे पास ना ये अल्कोहल है CH2 एंड OH, ये मेरे पास एक अल्कोहल है। इट हैज द OH ग्रुप, सो दिस वन इज द अल्कोहल। वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा के एडजेसेंट कार्बन दिस इज कॉल्ड द बीटा कार्बन। अब मैंने क्या करना है, मैंने अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, इनको यहां से रिमूव करवाना है। यानी वाटर को अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, ये याद रखना है, अल्फा से हाइड्रोजन नहीं लेना। अगर आपने यहां से अल्फा से OH लिया तो बीटा से हाइड्रोजन लेना, ये ध्यान रखना। अब इसको रिमूव करवाना है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया, हम अल्कोहल से वाटर को कैसे रिमूव करवाएं। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आप ना यहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ले लें। ये क्या चीज है, ये वो एजेंट्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं जो इससे वाटर को डिहाइड्रेटिंग, वाटर निकालने वाले, रिमूवल ऑफ वाटर करने वाले। ये आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट आमतौर पर जो लेते हैं वो आप ले लो P2O5, जिसका डाइमर जो होता है ना ये P4O10 होता है। ये मोनोमर है, ये इसका डाइमर मीन जिसमें 2 यूनिट्स इकट्ठे। आप ले लो H3PO4, नहीं तो एक और इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज नंबर 3, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। ये ले लो, मैं तो इसका इस्तेमाल करूंगा। एक और भी है स्टूडेंट, जो बेहतरीन तरीका है ना वो ये है कि आप एल्यूमिना ले लो Al2O3, और जो टेम्परेचर आप लो ना वो आप 370 से लेकर ना 450 तक, मैं ये एक रफ लिख रहा हूं, मैं 2-3 किताबों का यकजा करके लिख रहा हूं, तो इस रेंज में आप ले लो। और आपने अल्कोहल को वेपर्स फॉर्म में लेना है, यानी ROH अल्कोहल, इसको वेपर्स फॉर्म में ले तो आपके पास ये बेहतरीन एक वे है। बहरहाल अब मेरे पास ये एक रिएक्शन हुआ, जब ये OH और H रिमूव हो गए, लॉस ऑफ वाटर हुआ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने वाटर ले लिया। अब इस अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया एंड यू हैव R, दिस वन इज R, CH, दिस वन इज CH, डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस वन इज अल्कीन। इन दिस वे आपने अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। एक और बात है, बड़ी खूबसूरत बात, ये जो अल्कोहल है ये डायरेक्ट अल्कीन में नहीं जाता, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाता, एक बीच में इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। एंड दैट रिएक्शन में मेरी बात को सुनना, होता क्या है भला, आपने अल्कोहल को लिया, अल्कोहल पहले कन्वर्ट होगा कार्बोकैटाइन में, कार्बोकैटाइन फिर जाके कन्वर्ट किस में होगा, अल्कीन में। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस कार्बोकैटाइन, दिस इज कॉल्ड
रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो हम पढ़ते हैं ना कार्बोकैटन, हम पढ़ते हैं कार्बन आयन, हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल्स, हम पढ़ते हैं कार्बीन। मैंने 4 लफ्ज बोले, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन। दीज आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में अल्कोहल कार्बोकैटायन में और कार्बोकैटायन, तो इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन विल एक्ट एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ये इसमें बड़ी खूबसूरत बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, या दूसरी अल्फाज में ईज आसानी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ALC लिख देता हूं अल्कोहल्स। मतलब क्या, एक ही बात मैंने लिखी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। वो कौन सा अल्कोहल है जो डिहाइड्रेशन आसानी से करता है, यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा, आसानी से डिहाइड्रेशन करता जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट होता जाएगा। हम इसका ना ऑर्डर जानना चाहते हैं। ऑर्डर बेटा जी बहुत सिंपल है। और ऑर्डर क्या है, फिर हम उसके लॉजिक की तरफ आएंगे ना। ऑर्डर है कि मेरे पास जो टर्शरी अल्कोहल है, मैं इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को, मैं इनको 2 मुख्तलिफ तनाज़र में आपके साथ शेयर करूंगा, 2 मुख्तलिफ तनाज़र में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल 2 मुख्तलिफ अंदाज में। टर्शरी अल्कोहल, दिस वन इज मच रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल। इस केस में सेकेंडरी अल्कोहल इट इज मोर एक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। ये आ गया। अब सवाल मेरा पैदा होगा, सवाल क्या है? सवाल ये है कि टर्शियल अल्कोहल ज्यादा, इस केस में, इस रिएक्शन में टर्शियल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी लीस्ट एक्टिव क्यों है? वजह बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अल्कोहल ने पहले किसमें कन्वर्ट होना है? कार्बोकैटायन। अब आपने 3 किस्म के कार्बोकैटायन पढ़े, 4 किस्म भी आपने, टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन और मिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये चारों तो याद है ना आपको। अब जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, हमने कहा था टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो तेजी से बनेगा, तेजी से बनने का मतलब है वो अल्कोहल तेजी से कार्बोकैटायन में, और फिर वो कार्बोकैटायन आगे अल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उस कार्बोकैटायन अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो मैं कह सकता हूं, अब इस बात को याद रखना है कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, ये ऑर्डर बेस करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। तो चूंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, लिहाजा टर्शियरी अल्कोहल फौरन उसको, प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिहाज से कम है, जो चीज कम स्टेबल होती है उसके बनने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल रिलक्टेंटली जाके प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान में उठाना। मैं एक और भी बात को आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से भी ये बात समझाता हूं। वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है? मैं ना अल्कोहल में लेता हूं, मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल, मेरे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, मेरे पास है टर्शियरी अल्कोहल। ये यूं लिख लूं या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख लेता हूं। बेटा जी ये अल्कोहल आगे अल्कीन में कन्वर्ट होते हैं, अल्कीन में, वो आपको पता ही है कि ये अल्कीन में कन्वर्ट होते हैं। ये अल्कीन इससे बनी है, यहां भी अल्कीन, यहां भी अल्कीन। टाइम को सेव करो। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे रहा हूं इस ऑर्डर का, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। यहां पे ना जो आपको मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड आपको चाहिए 75% H2SO4, यहां पे आपको चाहिए 60% H2SO4, यहां पे आपको चाहिए 20% H2SO4। ये आपके पास आ गया। यहां पे हाईली कंसंट्रेटेड, ये इन तीनों में तो सबसे ज्यादा यही है ना, उसके बाद कम कंसंट्रेट, उसके बाद ये। इसका मतलब होगा जितनी सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए ना, इसका मतलब है उस सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर रिमूव करने में उतनी ज्यादा दिक्कत का सामना है, उतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना। तो इसमें से प्राइमरी अल्कोहल में से लॉस ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन सबसे मुश्किल है, और उसका सबूत यह है। एक और भी सबूत है, वो टेम्परेचर है। यहां पे जो टेम्परेचर हमें चाहिए ना, वो 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 चीजें, एक
कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा टेम्परेचर, ये दोनों चीजें हमें कन्विंस कर रही हैं कि टर्शियल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है और प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे मुश्किल है। जिसकी डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, इज ऑफ डिहाइड्रेशन जिसकी सबसे आसान है, इसका मतलब वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। एक बात ना और भी है, अगर आप उस बात को देखोगे ना, जो हमारी है, मैं एक हेडिंग है वो आपके साथ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ही हेडिंग है। आप ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसमें चैप्टर नंबर 11 और ये पंजाब पीटीबी की बात कर रहा हूं, और अगर आप फेडरल में चले जाएं, फेडरल की बुक, उसमें ये चैप्टर नंबर 18 है। दोनों चैप्टर्स के नाम क्या? अल्कोहल, फिनोल, ईथर, वो तरतीब अलग है। अब दोनों जगहों पे एक ही चीज लिखी हुई है और आप उसको अक्सर याद भी करते हैं, और वो क्या है? ये देखो, आपके पास है CH3 CH2OH और यहां पे, और फिर मैं दोबारा लिखता हूं CH3 CH2OH, ये मैंने दोबारा लिख दिया और ये मेरे पास आ गया। अब मैं इधर लेता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4, मैं इधर लेता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों जगहों पे एक ही चीज मैंने लिख दी। अभी तक मैंने दोनों एक जैसे लिखे, मैंने कोई चेंज नहीं की। हां, अब मैं चेंज करने जा रहा हूं। अगर आप यहां पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे, 180, और फिर आप 140 पे लेंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंट पर प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। ये जो पहला, अगर आप 180 लेंगे तो यू विल हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ईथीन बनेगा, सर वाटर तो बनना ही है। और जब आप इसकी बात करेंगे, यहां दो लेंगे, तो आपके पास CH3 CH2O CH2 एंड CH3, दिस इज डाईइथाइल ईथर। ऊपर अल्कीन बना, नीचे ईथर बना, और फर्क किसका आ रहा है? फर्क सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का आ रहा है। ये मैं कह रहा हूं ना, आपको ये बात भी जेहन में रखनी है, ये 140 है ना, तो हम भी यहां पे 140 देते हैं, इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बहरहाल ये चीजें भी आपने जेहन में रखनी, इनको भी रखना है, जिस किस्म का क्वेश्चन आए आप उसको आंसर करें। अब हम जाते हैं इसका जो सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन उसके तरफ। जी स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास जो मेथड है ना इथीन प्रेपरेशन का, वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ RX मीन अल्काइल हैलाइड। इसमें अब ना यहां भी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी रिमूवल, हाइड्रोजन, हैलोजन यानी हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल, और एशन जब भी आता है तो उसका मतलब क्या? मैंने कहा प्रोसेस। अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में जाकर ना हम यही जो हेडिंग है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। वहां जाके हम इसे क्या कहेंगे? हम वहां जाके इसे कहेंगे बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। वहां मैं इसको ना E1 E2 इसके लिहाज से आपके साथ शेयर करूंगा। तो HX का रिमूवल किससे? अल्काइल हैलाइड से। ये HX क्या है स्टूडेंट? ये HX है ना, ये है हाइड्रोजन हैलाइड। HX से मुराद HF, HCl, HBr और HI है। ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, तो इनको हम HX कहते हैं, हम इन्हें हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं। तो आपने अल्काइल हैलाइड से HX को, इन एसिड्स को निकालना है, तो आपके पास अल्कीन बनेगा। मसलन मेरे पास ना ये आ गया, वो जो जैसे पहले पढ़ाया ना, बिल्कुल सेम, C यहां पहले मैंने OH लिया था, यहां मैं X ले लेता हूं, H और ये H आ गया। पहले मैंने ना पिछले केस में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में यहां मैंने OH लिया था, अब मैंने यहां X ले लिया। X मीन हैलोजन, वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है दैट इज कॉल्ड अल्फा, वो जिस पर जो इसके एडजेसेंट है उसे हम कहते हैं बीटा। अब आपने क्या करना है? आपने अल्फा से X, बीटा से हाइड्रोजन, ये याद रख रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन। अब मैं क्या कह रहा हूं? अल्फा से X, बीटा से H, तो H और X को निकालो। HX मीन एसिड को निकालो। कैसे निकालें? ये तो प्रॉब्लम है। एसिड को निकालने के लिए ना
आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस। आप स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करें। बेस क्या करेगा? बेस यहां से एसिड को निकाल देगा। बेस कौन से यूज कर सकते हैं आप ना? KOH इन एथानोल, हम इसे बड़ा क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं अल्कोहलिक KOH। KOH इन एथानोल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH। सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं सोडियम NaOC2H5, सोडियम एथोक्साइड इन इथाइल अल्कोहल। जैसे KOH बेस है, ये भी बेस है। आप यूज कर सकते हैं सोडियम मेथोक्साइड इन मिथाइल अल्कोहल। इन तीनों में से कोई एक बेस हम आमतौर पर इसका इस्तेमाल, आमतौर पर, ये नहीं कि ये नहीं कर सकते, हमारी बुक में लिखा हुआ है ऊपर वाला, इसलिए मैं उसको फेवर कर रहा हूं। अब ना ये H और X इन्होंने निकाल दिया इन स्ट्रॉन्ग बेसिस ने, फिर अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। ये RCH डबल बॉन्ड CH2 और फिर आपके पास ये HX वो निकल गया। HX फिर इनमें मिक्स होकर वो डिफरेंट चीजें बनाता जाता। मुझे इससे गर्ज है, मैंने अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से ये बना दिया। अब यहां मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, मैं एक एक बात पे बार बार कह रहा हूं। आपने अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन को निकाला, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक और भी चीज, ऑर्डर ऑफ, और वो मैं यहीं पे एडजस्ट करता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। ये जो हाइड्रोजन हैलाइड मैंने लिए ना, ये चार, इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? वो कहते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का है। कौन इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? HI वगैरह वगैरह। ये मैं आपको ना वैसे समझाने के लिए, इनका यहां पे काम कोई नहीं है, वो तो मैं वैसे समझाने के लिए कि आपसे बाज़ दफा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX ये पूछा जाता है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कहूं तो ये बनता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके मुझे इसकी जरूरत है, आगे बढ़ना है। स्टूडेंट, एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन मेरे पास ये है, मेरे पास है CH3 CH2 C, और यहां पे मैं X ले लेता हूं, और ये, और फिर यहां पे CH3 आ गया, CH3। चलो मैं इसको यूं लिख देता हूं, ये CH, मैंने इसको खोल के लिख दिया। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, जो ऊपर मैंने बातें की। अब वो कार्बन जिस पर हैलोजन अटैच है, दिस इज अल्फा, इसके एडजेसेंट ये भी है बीटा, इसके एडजेसेंट ये भी है बीटा। अब गौर से बातों को सुनना है। मैंने क्या कहा कि अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। अब सवाल ये पैदा हुआ, इस बीटा से हाइड्रोजन या इस बीटा से हाइड्रोजन? दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। कहां से निकाले? अब जरा गौर से सुनना है। अगर मैं इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं, अगर मैं इस तरह करूं, मैं फर्ज कर रहा हूं, अगर मैं इनको निकालूं, ये HX निकल गया, अब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया जी, पहली ये बात, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास बना। दिस इज 1 ब्यूटीन, दिस इज 1 ब्यूटीन। और एक और चीज, अगर मैं कहता हूं नहीं, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं, इस बीटा कार्बन से, अगर आप इसको यू निकालोगे ना, ये वाला अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा, अब डबल बॉन्ड यहां एस्टेब्लिश होगा, तो आपके पास ये बन गया, आपके पास बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये बना। ये क्या है? दिस वन इज 2 ब्यूटीन, ये तो बने। अब क्या ये बनता है या ये बनता है? दोनों में से कौन बनता है? बहुत सिंपल सा, मैं 3 चीजों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 3 बातें। पहला पॉइंट बहुत सिंपल ज़हन में रखना है कि इलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये मैंने पहली बात की, अगर समझ जाओ तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन। तो कौन सा प्रोडक्ट देगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा?
सब्स्टिट्यूटेड। अब इसको देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया, इसके एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ अल्काइल ग्रुप, इसके एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब है इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसमें ये डबल बॉन्ड, दोनों तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ इथाइल ग्रुप, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या है, वो ज्यादा डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब है कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ना, इसकी वजह ये बनी कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। अब एक और चीज भी, हम ना एंटीथेस में शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, हमें इतने कामों में ना डालो, हमें यहीं से बताओ इस कार्बन के पास, बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3। इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एक के पास 3, एक के पास 2। तो हाइड्रोजन उसके पास से जाना है जिसके पास पहले कम हाइड्रोजन, यानी जिसके पास हाइड्रोजन कम उसी से ही जिसके पास कम है। यानी आप जेन में रखो, पुअर पुअर गेट्स पुअरर। जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन कम है, आप उससे ही हाइड्रोजन लेते जा रहे हैं। हां, ऐसा ही होगा। और एक, जब हम आगे मार्कोनिकोव रूल पढ़ते हैं ना, वहां पे लिखा होता है रिच गेट्स रिचर। ये मार्कोनिकोव रूल है। और ये जो मैंने लिखा है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसी से हाइड्रोजन लो, ये आपके पास होगा पुअर गेट्स पुअर। ये मेरे पास था डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन फल। हमारे पास नेक्स्ट हम चलते हैं तो रिएक्शन ऑफ इथीन। इथीन के 6 रिएक्शंस हमारे एमडी कैट सिलेबस में, 6। उन 6 में से जो 5 है ना, वो एडिशन रिएक्शंस है, और एक जो है वो पॉलीमराइजेशन। वो जो 5 एडिशन रिएक्शंस है, मैं पहले उनको फोकस करता हूं। और याद रखना, वो पांचों के पांचों जो एडिशन रिएक्शंस है, पांचों के पांचों वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। एडिशन रिएक्शंस कितने मैंने कहे, 5। और वो पांचों के पांचों जो हमारे सिलेबस में है, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। वो इलेक्ट्रोफिलिक है। अच्छा जी, पहला उसमें है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन, आप जो आसान बातें मैं उसको तेजी से आगे दौड़ा। हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहां भी हाइड्रोजन ऐड होता है, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। तो हाइड्रोजनेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। ये आपके पास क्या है? इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या ऐड करो? हाइड्रोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, रुथेनियम एंड मैंगो। और यहां पे ना आपको ना 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना पड़ेगा। चूंकि ये एडिशन कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है, दिस इज कॉल्ड द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और एक हाइड्रोजन इसका, और आपके पास ये इथेन बना। आपके ना टेस्ट में सारे के सारे मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, कुछ बहुत सिंपल भी होंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। तो इथीन के हाइड्रोजनेशन से क्या बना? इथेन बना। अच्छा, इस दौरान हीट खारिज होती है, उसे हम कहते हैं डेल्टा H, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये इवॉल्व होती है, ये मैं नेगेटिव कहता हूं। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये आपने खुद से सीखना है कि ये एक्सो कैसे है, एंडो क्यों नहीं, एक्सो कैसे है। बेटा जी, आप इसमें देखोगे ना तो H और H ये सिग्मा बॉन्ड, और इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये कार्बन के साथ इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी और इधर। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये सिग्मा टूटता है जब हाइड्रोजन ऐड होना है, और इधर से पाई ब्रेक होता है। तो इसका मतलब है जब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा होता है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये ब्रेक होते हैं, और नतीजे की सूरत में एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक सिग्मा एक पाई ब्रेक होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड। बनने वाले बॉन्ड स्टेबल हैं। जब बनने वाले बॉन्ड स्टेबल होंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ। ये तो मैंने आपको इथीन की बात की ना। इथीन आमतौर पर कहा जाता है कि इथीन में 136 किलो जॉल पर मोल। ये कुछ बुक्स कहती हैं कि यहां पे इथीन के केस में वो 136 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। नेगेटिव का मतलब है रिलीज हो रही है। अच्छा, हमारी बुक कह रही है कि पर
पर डबल बॉन्ड 120 किलो जॉल पर मोल, ये ऑन एवरेज बात हो रही है पर डबल बॉन्ड। इसके बाद हम ना एक और भी बात करते हैं, यहां हम रैनी निकल की बात करते हैं कि रैनी निकल आपका उसका इस्तेमाल करके इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को मजीद एफिशिएंट बना सकते हैं, और भी कई बातें हैं, लेकिन वो सारी एफएससी लेवल की है। एंटीरेस्ट में यही दो बातें आपको। हम दूसरे जो है वो रिएक्शंस ऑफ इथीन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गया हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो एच हैलोजन एक्स एशन प्रोसेस, यानी इन सिंपल वे आई कैन से दैट addition of HX, addition of hydrogen halide। अभी मैं जिक्र कर चुका हूं, हाइड्रोजन हैलाइड 4 हैं, HX, HF, HCl, HBr, HI, 4 ये एसिड्स है, उनको आपने ऐड करना है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये मेरे पास अल्कीन है, इथीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास इथीन है। मैं पहले तो उसकी बात करूंगा ना, आप इसमें कोई HBr ऐड कर दो, HBr जब ऐड आप करेंगे तो एक हाइड्रोजन के पास, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे कार्बन के पास ब्रोमीन चला जाएगा, जिसके पास मर्जी ले जाए, और आपके पास ये बनेगा CH3 CH2Br। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अल्कीन में HX को ऐड करेंगे अल्काइल हैलाइड बनता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है वो पहले ही बता चुका हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका? HX का। इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। अब आपका क्वेश्चन है कि ये तो ऑर्डर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का है, HI इज हाईली एसिडिक, मोर एसिडिक देन अदर्स, एंड HF इज द वीकेस्ट एसिड अमंग दीज। ये तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, हम तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर, भाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही यहां पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX एंड ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ वो सेम है, इसको समझना। अब असल बात पे आओ, अब एंटीटेस्ट पे आओ। याद रखना ये जो रिएक्शन होता है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसमें कार्बोकैटाइन इन्वॉल्व होते हैं मगर वो अभी हम देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब एक जरा गौर से सुनना बात, ये मेरे पास एक अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मैंने HBr को ऐड करना, अब जरा गौर से सुनना। अब मैंने इसमें HBr को, इसमें ये अल्कीन है, HBr को ऐड करना। पहले ऊपर मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया जी आप इथीन में इसको ऐड करें, H और Br ने इधर डबल बॉन्ड की पोजीशन पे ऐड होना है, जिस कार्बन को मर्जी H दे दो, जिस कार्बन को मर्जी B, मर्जी आपकी, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अब यहां पे क्या ये H और Br इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन को H दूं, किस कार्बन को Br दूं? वो कहते हैं ये आप नहीं फैसला कर सकते, ये मार्कोनिकोव रूल आपको बताएगा। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोव्स रूल, ये रूल, मुझे इसकी स्टेटमेंट आपको याद करवाने की कतई जरूरत नहीं। मार्कोनिकोव रूल। अब ये HBr इसमें ऐड हो गया, मैंने कहा कि मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करो, मैंने तो नहीं कहा। हाँ, जब अब आप HBr को इस अल्कीन में ऐड कर, अब मैं कह रहा हूं यू हैव टू फॉलो द मार्कोनिकोव रूल। व्हाई? क्यों मैं फॉलो करूं? मार्कोनिकोव रूल की जरूरत कब पेश आती है? तब पेश आती है जब आपके पास अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट हो, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, और आप उसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वो ऐड करना चाह रहे हो। जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जब दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे, फिर इसको अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फॉलो द मार्कोनिकोव रूल। अगर दोनों में से कोई एक अनसिमेट्रिकल हो या दोनों सिमेट्रिकल हो, तो फिर आपको मार्कोनिकोव रूल की जरूरत नहीं पेश आती। ये देखो, इसको इसमें ऐड किया, ये तो अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट है, जो अल्केन अल्काइन हम इनको सबस्ट्रेट कहते हैं, ये जो सबस्ट्रेट है ये तो सिमेट्रिकल है,
तो मैंने कहा अगर दोनों में से कोई एक भी सिमेट्रिकल हुआ ना तो वहां पे मार्कोनिक, यानी वहां पे आपको कोई ये है नहीं कि किस कार्बन को मैं H दूं, किस, तो एक कार्बन को H, एक को Br, यानी एक को हेलाइड दे दो, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन when you have unsymmetrical substrate like this one and you have to this unsymmetrical reagent, now you have to follow the Markovnikov rule। और Markovnikov rule क्या कहता है? Markovnikov rule कहता है कि rich gets richer। हाइड्रोजन किस कार्बन के पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और हैलोजन इसके पास जाएगा। मैंने क्या बोला है? रिच गेट्स रिचर, द रिच गेट्स रिचर। मतलब आप हाइड्रोजन किस कार्बन को दोगे? डबल बॉन्ड बनाने वाले किसी एक कार्बन को ही देना है ना। आप हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाने वाले उस कार्बन को दोगे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। अमीर को और अमीर करो, जिसके पास पहले हाइड्रोजन ज्यादा उसको और हाइड्रोजन दो, तो फिर जो बाकी हिस्सा बचेगा जो नेगेटिव है वो इसके पास चला। मसलन मेरे पास ये है, मेरे पास है आइसोब्यूटाइलीन CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। गौर से इसमें मैं HBr ऐड करता हूं। HBr, दो बातें मैं यहां करूंगा, दो बातें जरा गौर से सुनिए। मैं एक और बात भी इसमें अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। ये है सबस्ट्रेट, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट। ये है रिएजेंट, दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब इसमें ऐड होना है, जहां पे डबल बॉन्ड है ना वहां पे ऐड होना है। H ने दोनों में से एक कार्बन के पास, Br ने दोनों में से एक कार्बन के पास। जब आप ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल यू हैव टू फॉलो द मार्कन, और वो है द रिच गेट्स रिचर। इसका मतलब है इन दोनों में से ये जो हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन को दोगे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके पास दो है, इसके पास कोई नहीं, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, ब्रोमीन इस कार्बन के पास, और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा CH3, ये C और इसके साथ Br आ गया, और ऊपर CH3 हो गया, और इधर भी CH3 हो गया। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। लेकिन अब आपने ये जब एडिशन की ना, आपने किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको इसमें ऐड करते वक्त आप एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, परऑक्साइड एज कैटलिस्ट, ROOR। व्हाट इज दिस? दिस इज परऑक्साइड कैटलिस्ट। अगर आप इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं, अब हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी अब हम मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट जाएंगे, और अब हमारे पास बनेगा ये वाला CH3C और यहां पे H, ये CH2 साथ Br आ गया और साथ CH3 आ गया। ये जो ऊपर वाली एडिशन हुई, ये वाली हुई, इसे हम कहते हैं मार्कोनिकोव्स एडिशन। और ये जो नीचे वाली हुई इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। इतना लंबा नाम, हम इसको सिंपल करके KHRASH, खराश रूल भी कहते हैं। खराश, ये एक रशियन केमिस्ट था, खराश रूल। अच्छा, ये जो ऊपर मार्कोनिकोव रूल है ना, ये इसके दौरान, ये मार्कोनिकोव एडिशन जो है, मार्कोनिकोव एडिशन के दौरान कार्बोकैटाइन इन्वॉल्व होता है। ये बात याद रखनी है। मार्कोनिकोव रूल के दौरान यहां पे कार्बोकैटाइन विल एक्ट एज इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, और ये आयनिक मैकेनिज्म के तहत रिएक्शन होता है, आयनिक मैकेनिज्म। और ये वाला जो है इसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, फ्री रेडिकल। और एक और बात याद रखनी, और वो क्या? ये जो HBr है ना, अब आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड कितने हैं? HBr, HCl, HF, HI। इन चारों में सिर्फ HBr की सूरत में आप एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हैं। अगर यहां HCl वगैरह HF, HI हो ना, तो फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल कोई नहीं अप्लाई होता। ये बात ध्यान रखनी। ये था मेरे पास नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 है मेरे पास हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर, एक होता है ना डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करें। वो कहते हैं जी आप ना अल्कीन लें, सुनना, आप ले लें अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन में वाटर ऐड करें, मैंने इधर लिख देता हूं प्लस वाटर, तो आपके पास अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल। दूसरा काम, आप अल्कोहल इससे वाटर को निकाल लें, वाटर माइनस H2O, जब अल्कोहल से वाटर को निकालेंगे तो अल्कीन बनता है। ये जरा बात तो मेरी, इसको तो नोट करो। जब अल्कीन में वाटर को ऐड करें, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो आपके पास अल्कोहल बना। जब आप अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करवाएं, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है अभी हम पढ़ के आए। तो जब आप अल्कोहल से वाटर को निकालें, डिहाइड्रेशन करवाएं, तो आपके पास क्या बना, ये दोनों जो है यानी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, ये दोनों जो है ये एसिड कैटलिस्ट के तहत होते हैं। मैं ना इसमें मजीद डिटेल में नहीं जा सकता, आप ये बात याद रखनी है कि दोनों इनमें एसिड कैटलिस्ट के अंदर हो रहे हैं, और दोनों जो है दोनों में, दोनों केसेस में, दोनों बातों में आपके पास कार्बोकैटाइन एज इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। और यहां पे आप ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, वो दोनों केसेस में सेम ही आ रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन आ गया ना तो वो सेम आएगा। ये कुछ बातें जो है वो अब आपने ना इसमें इथीन को ले लो, मैं सिर्फ सिंपल एग्जांपल, ये आपकी बुक्स में है कि आप इथीन को ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने ना डायरेक्ट इसमें वाटर नहीं ऐड करना होता, पहले आपने इसमें अल्कोहल ऐड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना, एसिड ऐड करना, मिनरल एसिड। तो जब आप इथीन में मिनरल एसिड H2SO4 इसको ऐड करेंगे ना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास CH3 हो गया, CH2, और बाकी जो हिस्सा बच गया ना वो आपके पास OSO3H बना। इसे कहते हैं ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आप काम क्या करो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको बॉयल करवाएं, बॉयल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में इसको बॉयल करवाएं। अब जब वाटर में बॉयल करवाएंगे ना, वाटर क्या है, वाटर है HOH, तो H जो है ना, H वो यहां पे आ गया, OH इसको दे दो, तो आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास बन गया CH3 CH2 OH, और साथ आपके सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने यहां लिया था वही आपको एट द एंड मिल गया। इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो हकीकत में क्या चीज ऐड हुई है, हकीकत में इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इधर OH ऐड हो गया, तो हकीकत में क्या चीज ऐड हो रही है, वाटर। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्योर एंटी टेस्ट वर्किंग, एंटी टेस्ट और FSC में फर्क क्या है, जरा इस बातों को देखना। मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज इथीन प्लस X2 से मेरी मुराद है F2 Cl2 Br2 एंड I2। अब याद रखना आप ये X2 जो है ना, इसको HX से जरा डिफर करके रखो, वो और चीज है, ये और चीज है। तो अब मैंने ना इथीन में X2 हैलोजन को ऐड कर रहा हूं, F2 Cl2 में, इनको मैं ऐड करना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं प्रोडक्ट क्या बनते हैं। बड़ी अहम बात, तवज्जो, ये एंटी टेस्ट है जो अब बातें बता रहा हूं। जब आप ऐड करेंगे ना, दो सिचुएशन बनती है, दो सिचुएशन जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पहली सिचुएशन क्या है, पहली है कि आप इसमें ऐड करते वक्त इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल करें। इनर्ट सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। क्या है इनर्ट सॉल्वेंट, CCl4 है इनर्ट सॉल्वेंट, CHCl3 है क्लोरोफॉर्म इनर्ट सॉल्वेंट, CH2Cl2 हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने इथीन को लिया, आपने इथीन ये गैस है, हैलोजन ये फ्लोरीन क्लोरीन दोनों गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो आप कोई हैलोजन ले, लेकिन आपने इसको इनर्ट सॉल्वेंट में ये रिएक्शन लेना है। जब आप करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, ये दो चीजें आए, CH2 डबल, अब डबल नहीं सिंगल बॉन्ड, CH2 एक X इधर आ गया
एक x इधर आ गया, x2 है ना, एक इधर एक इधर, तो ये बना ये विस्नल डाइहेलाइड, विस्नल डाइहेलाइड, विस्नल एक होता है ना जैमिनल, एक होता है विस्नल। अब अगली बात आ जाओ, अगर आप हैलोजन को इसमें ऐड करें, इनर्ट सॉल्वेंट नहीं, रिएक्टिव सॉल्वेंट की मौजूदगी में, रिएक्टिव सॉल्वेंट। अब रिएक्टिव सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट जो रिएक्शन में खुद कूद पड़ता है, खुद हिस्सा लेना वाला, और दैट रिएक्टिव सॉल्वेंट इज वाटर। व्हाट इज द रिएक्टिव सॉल्वेंट? अब जब करेंगे तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH2, इधर आ जाएगा X, इधर आ जाएगा OH, ये आ जाएगा। ये है विस्नल डाइल, इसे कहते हैं हेलोहाइड्रिन, हाइड्रिन। अब ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ये जो रिएक्शन हुआ इसको हम कहते हैं हैलोहाइड्रेशन, हैलोहाइड्रेशन। तो आपने पहले कितने रिएक्शन पढ़े हैं? 3 पढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शन। ये नंबर 4 पे है, ये नंबर 5 पे है, ये आ गया। फर्क देखना है। अब जरा एक बार मैं आपको और बताता चलूं स्टूडेंट, होता वाला क्या है, ये जो वाटर है ना, अब हैलोजन अल्कीन से रिएक्शन करने से पहले वाटर इससे रिएक्शन कर जाता है। वाटर HOH प्लस 2XX। अब होता क्या है, ये आपस में मिल जाते हैं, इसे हम कहते हैं HOX प्लस HX बन जाता है। अब ये जो HOX है ना, ये जाके इसमें ऐड हो रहा होता है। एक कार्बन के पास X चला गया, ये इस तरह एक कार्बन के पास X चला गया और दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास OH बन, और यूं आपके पास क्या बन गया, हैलोहाइड। तो बात आप इसको करनी, ज़हन में रखनी। एक और चीज मैं लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस? दिस इज इथीन, दिस इज एथालीन। मैं इसमें ऐड करता हूं ब्रोमीन, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इथीन को लिया, ब्रोमीन ऐड की, यानी मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी, मैं हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूं। अब होगा क्या, होगा ये कि आपके पास ये डबल बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इसके 2 नाम हैं। इसको हम कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन है, डाइब्रोमो इथेन इसका नाम, या इसका दूसरा नाम है एथाइलीन डाइब्रोमाइड। अगर इसको मैं शॉर्ट करके लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा EDB, एथिलीन डाइब्रोमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला एथिलीन डाइब्रोमाइड या 1,2 डाइब्रोमाइड, ये जो है ना, ये यूजफुल है, ये पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होता है, और ये सॉइल फ्यूमिगेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड वो केमिकल जो पेस्ट को किल, साइड जब भी लगा साइड मीन टू किल, पेस्ट, जो पेस्ट को किल, जो पेस्ट को किल करने के लिए। सॉइल फ्यूम्स ये जो वोलाटाइल फॉर्म्स में, वेपर्स फॉर्म में, तो ये सॉइल में फ्यूम्स के तौर पर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये वाला जो है EDB। एक और बात वो क्या है, जब आप ब्रोमीन को, मैं इन दोनों का जिक्र कर रहा हूं, जब आप ब्रोमीन को Br2 इन CCl4, ये बड़े काम की चीज है, ब्रोमीन को CCl4 में डालकर इसका एक मिक्सचर बना लो, सॉल्यूशन बना लो। ये जो है, दिस वन इज ऑरेंज इन कलर, किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? दिस इज यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन। ये जो सारी बातें आपको बता रहा हूं ना, ये प्रीवियस एंटीटस के MCQs हैं। मैं उनको समराइज करके, आपने इनको डिटेल से पढ़ा हुआ है, मैं तो समराइज करके इस अंदाज में आपने बातों को याद रखना है। लास्ट वन जो आखिरी है रिएक्शन हमारे पास, वो है नंबर 6 पे, दैट इज पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन किसकी? ऑफ इथीन। हम इथीन की पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। गौर से आखिरी बात सिर्फ 2-4 मिनट,
बात खत्म हो जाएगी। इसमें आप देखो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, बेटा जी ये आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपने n नंबर दिया, अ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। दो तरह से वर्किंग करनी है, दो तरह से, गौर से, गौर मेरी बातों को सुनना है गौर से। पहला आपने काम करना है, आप इस इथीन को ट्रीट करें एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ट्रेसिस ऑफ, आप बोलोगे बुक्स के मुताबिक मैं लिखता जा रहा हूं, ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन यानी 0.1% ऑक्सीजन। जब आप इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे ना, आपके पास ना CH2 इधर एक्सटेंड करो इसको N, व्हाट इज दिस? दिस इज पॉलीथीन, ये पॉलीथीन बना। अब एक और चीज, आप एक और काम करो, आप एक काम दूसरा ये करो कि आप यहां पे यूज करो कैटलिस्ट। क्या यूज करें आप लोग? C2H5, ये तो इथाइल हो गया, 3 इथाइल ले लो, ये हो गया ट्राई इथाइल, और 7 एल्यूमिनियम, तो नाम क्या बना? दिस इज एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, या दूसरी चीज ये प्लस में डालूंगा, प्लस TiCl4, टाइटेनियम, Ti स्टैंड फॉर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये दोनों बतौर कैटलिस्ट, ये स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट, इनको भला क्या कहते हैं? इनका एक खास नाम है, इनको कहते हैं ZIEGLER, ज़िगलर NATTA, नेटा, इनको कहते हैं ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट। अगर आप इन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना और उसमें आप इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा CH2 और ये N, इसे ये भी पॉलीथीन। आप कहेंगे जी ये क्या बात है, ऊपर भी पॉलीथीन नीचे भी पॉलीथीन। हालांकि कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। ये जो ऊपर पॉलीथीन बना ना, इसे हम कहते हैं LDPE, और इसे हम कहते हैं, ये जो पॉलीथीन बना इसे हम कहते हैं HDPE। ये व्हाट इज LDPE? लो डेंसिटी polyethylene, and what is this is high density, D stand for density, high density polyethylene। बने तो दोनों PEP polyethylene बने, लेकिन ये लो डेंसिटी है, ये हाई डेंसिटी है, ये आला क्वालिटी का है। तो अगर आप आला क्वालिटी का पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बनाना चाहते हैं तो फिर आप ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट इसका इस्तेमाल करें। ये हमारे पास था। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में लेक्चर गो के लेंथी हो गया, लेकिन अब क्या करें, जब तक सारी बातें मैं बता नहीं ना पाता मेरा भी मन नहीं पड़ता। मैं भी वो पढ़ाने का शौक़ रखता हूँ, इश्क रखता हूँ। शौक़ तो बड़ी दूर की बात है, पढ़ाने से इश्क है और इश्क आपको यहाँ पे नज़र आता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं हर दफ़ा कहता हूँ सब्सक्रिप्शन दीजिएगा, दोस्तों बाकी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इल्म की रोशनी को रोको मत, इल्म की रोशनी को फैलने दिया करो, इल्म की रोशनी को फैलने दिया करो। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।